हेलो 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 बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट और फाइन होंगे। एक बार जल्दी से बता दीजिए कि क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? एम आई क्लियरली ऑडिबल? एम आई क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? राम राम भाई, सारे आने महादेव, बोलो जय बाबा की। नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों आज, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है ना? प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये पढ़ना है हमें। और अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें मित्रों, अगर आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 4 से 6 सवाल, ये सिंपली आप कह सकते हैं 4 या फिर 4+ क्वेश्चन दे कैन आस्क फ्रॉम दिस चैप्टर। चार से ज्यादा सवाल वो आपसे इस चैप्टर से पूछ लिया करते हैं। जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम लोग देखेंगे बेटा, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली ये पढ़ेंगे भाई। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली होगी, डीपीपी सॉल्व कर ली होगी, एनसीईआरटी की रीडिंग भी कर ली होगी। ठीक है ना? अपार आईडी क्या है मुझे मालूम था, ठीक है ना? मुझे मालूम था भाई अपार आईडी क्या है। चलिए थोड़ा सा सुन लीजिए। आप सबके पास मोबाइल फोन होगा, ठीक है। मोबाइल फोन, मोबाइल फोन में जो प्ले स्टोर होता है, जो एंड्रॉयड फोन होते हैं उनमें प्ले स्टोर होता है, ठीक है ना। और जो आपका क्या है, और जो आईफोन होते हैं उनमें ऐप स्टोर होता है, एप्पल स्टोर कह सकते हैं आप उसे, ठीक है। आईफोन हो सकता है आप लोगों के पास ना हो, ठीक है ना, लेकिन एंड्रॉयड फोन तो सबके पास होंगे। हाँ, तुम्हारे पास आईफोन तब आएगा जब नीट का एग्जाम हो जाएगा, मैं तुम्हें गिफ्ट करूंगा। सही बात है ना? मैं जो है तुमको मोबाइल फोन, जब आईफोन गिफ्ट करूंगा तो तुम्हारे पास भी आईफोन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तब तक बेटा एंड्रॉयड से काम चला लो। हाँ हाँ, और क्या। नहीं, मेरा तो वैलिडेशन इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि अब तो प्रियंका मैम ने भी कह दिया है कि हाँ वो आईफोन दे सकता है आदमी, मतलब उन्होंने तो बढ़िया से बोला। और क्या, मैंने तो पहले ही बोला हुआ था, ठीक है। और बाकी एंड्रॉयड में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है बेटा। उसमें डिजी लॉकर करके एक जो है ऐप होता है, डिजी लॉकर, ठीक है ना, डिजी लॉकर। हो सकता है आप में से ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों की डिजी लॉकर आईडी होगी, ठीक है ना। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास जो है ऑलरेडी डिजी लॉकर ऐप में उनका जो है अकाउंट होगा, डिजी लॉकर आईडी होगी। अगर नहीं है, एप्रॉन बॉय कह रहे मेरे पास विंडो फोन है। विंडो फोन है बेटा, विंडो फोन अब कहाँ चलता है यार। जब था तब हमने खूब चलाया विंडो फोन, है ना। नोकिया लुमिया करके आता था, नोकिया लुमिया विंडो फोन। अच्छा था फोन, तो बढ़िया था। समझ में नहीं आया लोगों को, थोड़ा सा यूजर फ्रेंडली कम लगता था, इसलिए ज़्यादा चला नहीं, ठीक है ना। तो उसमें जाके आप अपना अपार आईडी बना सकते हैं। जब आप डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहां पर वो कुछ एक चीज़ें आपसे पूछेगा कि आपका नाम क्या है, आधार नंबर क्या है। हाँ, एक चीज़ उसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आपके पास वो मोबाइल, आपके पास या आपके पेरेंट्स के पास वो मोबाइल होना चाहिए जो आधार नंबर बनाते समय, जब आपका आधार आईडी बना था, जब आपका आधार आईडी बना था तो जो मोबाइल नंबर उसमें डाला गया था वो आपके पास चालू हालत में होना चाहिए। क्योंकि उसमें ना एक ओटीपी आता है भाई, ठीक है ना। उसमें क्या आता है, एक जो है ओटीपी आता है। तो आसान सा काम है, जैसे आप इंस्टाग्राम में अपना आईडी बनाते हैं, फेसबुक में अपना आईडी बनाते हैं, स्नैप में अपना आईडी बनाते हैं, और भी बहुत सारे ऐप में आप अपना आईडी बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जब आप डिजी लॉकर ऐप में जाएंगे तो आपको ना बहुत ही आसान आसान स्टेप से क्या होता जाएगा। अंजलि सिंह करे मेरा एबीसी आईडी है। आप कहीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं क्या? सर मोटोरोला G84 एज है। अरे कोई बात नहीं भाई, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपके पास कौन सा फोन है, मैं तो खाली बता रहा हूँ। डिजी लॉकर ऐप में जाएं, आगे का रास्ता आपको खुद पता चलता जाएगा, ठीक है। चलो,
यस, तो एक बड़ा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बेटा, आनुवांशिकी कह लीजिए, या फिर आप इस चैप्टर को जेनेटिक्स कह सकते हैं हिंदी में। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स। ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स, आनुवंशिकी यानी कि जेनेटिक्स, जीन शब्द से आया, ठीक है ना। विलियम बेटसन ने नाम दिया था, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। विलियम बेटसन का नाम नहीं याद रखना है बच्चों। इस आनुवंशिकी में अब देखो पढ़ाई कर रहे हैं मेरे भाई, अब जो है पढ़ाई का काम शुरू हो चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अब हम लोग पढ़ना शुरू कर चुके हैं मित्रों। तो अब पढ़ाई के बारे में बात करेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ठीक है ना। वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, ये जो चैप्टर है बेटा, ठीक है, इसी को कॉमनली हम लोग आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कह देते हैं। इस आनुवंशिकी वाले चैप्टर में, इस जेनेटिक्स वाले चैप्टर में क्या पढ़ना होता है, मैं बताइएगा जरा। हमें दो चीजें पढ़नी होती हैं बेटा, एक पढ़ना होता है वंशागति और दूसरा पढ़ना होता है विविधता। वंशागति और विविधता, ये दो चीजें बेटा हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है ना। एक तो हम लोग पढ़ेंगे वंशागति के बारे में और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे विविधता के बारे में। तो वंशागति और विविधता का जो एक सामूहिक अध्ययन है, वंशागति और विविधता का जो सामूहिक अध्ययन है, जो कुमुलेटिव स्टडी है, कुमुलेटिव स्टडी किसकी बेटा, वंशागति और विविधता की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिकी कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बहुत ही मजेदार तरीके से उन्होंने इस चैप्टर को शुरू किया बेटा। एनसीईआरटी वालों ने, वैसे तो एनसीईआरटी बड़ा टफ लगता है पढ़ने में, लेकिन जब आप इस चैप्टर को शुरुआत में पढ़ रहे होंगे, बहुत मजेदार है ना तरीके से उन्होंने शुरू किया है। कि क्या आपको यह देखकर आश्चर्य नहीं होता कि हाथी का बच्चा छोटा हाथी होता है, या आम का जो सीड है, आम का जो बीज है, उससे आम का ही पौधा लगता है। अरे आम क्या भाई, आप अमरूद का बीज डालेंगे तो अमरूद का पौधा लगेगा, आम का बीज डालेंगे आम का पौधा लगेगा। वो कुछ इशारा कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं कि आप जो है कुछ सोचिए, आपके दिमाग में कुछ प्रश्न जो हैं वो निर्मित हो, आपके दिमाग में कुछ प्रश्न आए। आपने मूवीज के दौरान, वेब सीरीज के दौरान, टीवी सीरियल के दौरान भी देखा होगा, है ना। टीवी सीरियल में तो खास तौर से जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो ननिहाल पक्ष के लोग हैं, उसकी नानी कहती हैं, देखो देखो इसकी नाक जो है वो मेरी बेटी के जैसी है। उसकी दादी कहती है, अरे बहन जी आंखें तो देखो, है ना, ये जो छोटा बच्चा है इसकी आंखें तो देखो मेरे बेटे पे गई हैं। इस तरीके की बातें करते हैं वो, है ना। तो ये ऐसे कैसे संभव हो पाता है, ऐसे कैसे संभव हो पाता है। और फिर देखिए जो सगे भाई बहन है, सगे भाई बहन, है ना, माता पिता को तो छोड़ दो, सगे भाई बहन को ही देख लो आप, सगे भाई बहन को देख लो। अगर वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे अंतर आपको देखने को मिलेंगे। सगे भाई बहनों में भी रंग बिल्कुल एक जैसा हो ये कोई जरूरी नहीं है। कोई थोड़ा ज्यादा रंग उसका साफ हो सकता है, वो गोरा हो सकता है। किसी का रंग थोड़ा क्या हो सकता है, आप कहेंगे गहरा हो सकता है। इंसान जो है वो गोरा या काला हो सकता है। हाइट में अगर आप देखें तो हाइट जो है कम या ज्यादा हो सकती है, कोई लंबा या बौना हो सकता है, और जरूरी नहीं कि लंबा और बौना ही हो सकता है किसी की जो हाइट है वो 5 फुट 8 इंच है, दूसरे की हाइट 5 फुट 10 इंच हो जाए, तो 2 इंच का अंतर अभी भी है। या अगर आप देखें कि जो हेयर्स हैं, हेयर्स, कोई एक भाई है उसके एकदम नॉर्मल हेयर हैं, कोई दूसरा भाई है उसके जो है करली हेयर हो जाए, घुंघराले हो जाए बेटा बाल उसके, आंख का रंग जो है वो काला या भूरा हो जाए, तो ऐसे अंतर भी हो सकते हैं, अंतर भी हो सकते हैं। तो यही सब चीजें किसके लिए क्या होता है, कौन सा क्रोमोजोम होता है, कुछ कुछ ये भी पढ़ेंगे। किस क्रोमोजोम में प्रॉब्लम आने से क्या हो जाता है ये भी पढ़ेंगे। तो अगर कोई जीन क्या है ये पढ़ेंगे। जीन डिस्टर्ब हो गया, है ना, जीन का डिलीशन हो गया, जीन में म्यूटेशन हो गया, तो किस प्रकार की बीमारी हो सकती है ये भी पढ़ेंगे, सारा पढ़ेंगे बेटा। आइए शुरू करते हैं वंशागति से। वंशागति यानी कि इनहेरिटेंस और विविधता यानी कि वेरिएशन। वंशागति बेटा एक प्रक्रम है, ध्यान से समझिएगा। वंशागति क्या है बेटा, एक प्रक्रम है, प्रक्रम
एक प्रोसेस है कि जनक जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स जो होते हैं, मान लीजिए ये यहां पर मैंने ऐसे पेरेंट्स बना दिए भाई, इसका नाम है बउआ, और ये जो है बउआ की धर्म पत्नी है ब्यूटी। ये जो है क्या है बेटा, बउआ की जो है धर्म पत्नी है ब्यूटी। ठीक है भाई। तो जनक से, पेरेंट्स से जो लक्षण है बेटा, लक्षण, वो लक्षण कहां कहां जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वो संततियों में जाते हैं, प्रोजनी में जाते हैं। लक्षण जो है बेटा कहां पर जाएंगे, फिर वो संतति में जाएंगे। ठीक है ना। हाँ, ये जो बउआ और ब्यूटी है, मान लीजिए छोटा बउआ पैदा हुआ, इनका जो है बच्चा, ये इनका बेटा पैदा हुआ। ठीक है ना। तो ये संततियां, एक या एक से अधिक संतानें उत्पन्न कर सकते हैं वो, है ना। तो एक मान लीजिए कि इनका जो पुत्र पैदा हुआ या जो पुत्री पैदा हुई, तो आप ये देखेंगे कि माता पिता से बच्चों तक, क्या भाई, माता पिता से बच्चों तक जो कैरेक्टर हैं, ठीक है ना, जो कैरेक्टर हैं वो स्थानांतरित हो रहे हैं। उन लक्षणों का क्या हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है बेटा, लक्षण क्यों स्थानांतरित हो रहे हैं, क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ है वो स्थानांतरित हो रहा है। आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, क्रोमोजोम। भाई क्रोमोजोम है, डीएनए मतलब डीएनए कहां पर पाया जाता है, केंद्रक के अंदर, क्रोमोजोम के रूप में ऑर्गेनाइज्ड है। आनुवांशिक पदार्थ यूकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोजोम के रूप में, गुणसूत्र के रूप में व्यवस्थित रहता है। ठीक है। तो पेरेंट्स से प्रोजनी तक कैरेक्टर का, यानी कि लक्षणों का, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का, यानी कि क्रोमोजोम का, यानी कि डीएनए का जाना, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजनी, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इस प्रक्रम को बेटा, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वंशागति कहते हैं, वंशागति। और विविधता क्या है, विविधता क्या है बेटा, तो आप कहेंगे विविधता हो जाएगा एक ही जाति के जीवों में, एक ही जाति के जीवों में अंतर, एक ही जाति के जीवों में अंतर। जैसे बेटा देखिए, हम सब क्या है, होमोसेपियंस हैं। ठीक है ना। हम सब क्या है बेटा, होमोसेपियंस हैं। हम में से हो सकता है कोई लंबा, कोई बौना हो, कोई गोरा, कोई काला हो। ठीक है ना। किसी की आंख का रंग काला या भूरा हो सकता है। अगर हम लोग बात करें बेटा, हेयर जो है हमारे, वो स्ट्रेट या कर्ली हो सकते हैं, सीधे या घुंघराले हो सकते हैं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा कि जब भी हम वेरिएशन की बात करते हैं, जब भी हम विविधता की बात करते हैं बेटा, जब भी हम वेरिएशन या विविधता की बात करते हैं, तो हम एक ही जाति के जीवों के बीच में बात करते हैं। जैसे आप अपने भाई बहन से देख लीजिए, अपने माता पिता से देख लीजिए, अपने दोस्तों से देख लीजिए, है ना, मुझ में और आप में कुछ अंतर है। तो हम में ये जो अंतर है, इसी को क्या कह दिया जाएगा, विविधता कह दिया जाएगा। ये अंतर मॉर्फोलॉजिकल हो सकता है, ये अंतर एनाटॉमिकल हो सकता है, कई बार ये अंतर फिजियोलॉजिकल भी हो सकता है। तो वो जो अंतर है वो क्या हो जाएगा, विविधता, वो क्या हो जाएगा, वेरिएशन। और वंशागति जो है बेटा, वंशागति, वंशागति का जो अध्ययन है, वंशागति के जो प्रभाव हैं, वंशागति का अध्ययन एवं प्रभाव। भाई करेक्टर जो है क्या हो गया, बताइएगा जरा, करेक्टर का स्थानांतरण हो गया, है ना, लक्षण जो है स्थानांतरित हो गया। तो उस लक्षण का जो अध्ययन और प्रभाव है, उसे आनुवांशिकता कह दिया जाएगा। आनुवांशिकता कहिए या विरासत कहिए या हेरिडिटी कहिए। आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, आनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटी, आनुवांशिकता कह सकते हैं आप इसे, या फिर बेटा आप इसे कह सकते हैं हेरिडिटी। और इस वंशागति को कहा जाता है इनहेरिटेंस। वंशागति को क्या कह दिया जाता है बेटा, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस। तो भाई जब ये लक्षण स्थानांतरित होंगे, जब ये आनुवांशिक पदार्थ स्थानांतरित होंगे, तभी तो आप कह पाएंगे ना कि वो ऐसा दिख रहा है, या पौधा जो है वो बौना है, मटर के पौधे में फूल जो है वो सफेद है या बैगनी है।
तभी तो आप कह पाएंगे ना बेटा, बताओ जरा मुझे। तो वो वाली बात है मित्रों। तो ये हो गया आपका काम, वंशागति विविधता। वंशागति के जो अध्ययन और प्रभाव हैं उन्हें आप आनुवांशिकता या हेरिडिटी कह सकते हैं भाई, आनुवांशिकता या हेरिडिटी कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यह जो आनुवांशिकता है, यह जो क्या है बेटा, आनुवांशिकता, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन लाइक बिगेट्स लाइक। एक पुरानी कहावत है, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि संततियां अपने जनकों के समान होती हैं। संततियां, औलादें जो हैं अपने जनकों के समान होती हैं। जनकों का यहां पर मतलब है माता और पिता। अपने जनकों अर्थात माता पिता के समान होती हैं। समान का मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं, करेक्टर वैसे मैच करेंगे, ठीक है ना। लाइक बिगेट्स लाइक, आनुवंशिकता या हेरिडिटी का जो कॉन्सेप्ट है एक पुरानी कहावत पर आधारित है बेटा, एक पुरानी कहावत पर आधारित है। उस कहावत को हम लोग क्या कहते हैं, लाइक बिगेट्स लाइक, यानी कि संततियां जो हैं, संततियां वो अपने जनकों अर्थात माता पिता के समान होती हैं बेटा, माता पिता के समान होती हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा आप, लाइक बिगेट्स लाइक। और लेकिन ये हमेशा मत कहिएगा किसी से, जो पुराने बच्चे उन्होंने वाली बात सुन रखी है तो वो समझदार हो गए होंगे। जो बच्चे पहली बार मुझसे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी उनको ये वाली बात नहीं पता कि देखो नॉर्मली तो कहना चाहिए, जैसे कहते नहीं है, अरे गांव में कहावत आपने सुना होगा कि बाप 9 नंबरी बेटा 10 नंबरी, वैसे ही एकदम, और है ना 4 घर बढ़ के उससे। तो बच्चे माता पिता के समान होते हैं, स्वाभाविक सी बात है बेटा, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन हमेशा ये कह देना कि लाइक बिगेट्स लाइक, फिर भाई मामला गड़बड़ा जाता है। अब जैसे मान लो कोई इंसान क्या है, बढ़िया बिजनेसमैन है, बढ़िया डॉक्टर है, बढ़िया इंजीनियर है ना, सिविल सर्वेंट है, मिनिस्टर है, उसकी संतान आईएएस का बेटा आईएएस हो जाए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर हो जाए, है ना, कोई बड़ा इंजीनियर उसका बेटा बढ़िया इंजीनियर बन जाए, यहां पे कह दो लाइक बिगेट्स लाइक, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेकिन सोचो कोई इंसान है उसका पैर टूटा है, उसका बेटे का भी पैर टूट जाए, टूटा हुआ रहे, मान लो किसी इंसान को पोलियो से बच्चे को भी पोलियो हो जाए, अब वहां पे कहो लाइक बिगेट्स लाइक, बुरा मान जाएगा, हाँ बुरा मान जाएगा भाई, वो गुस्सा हो जाएगा, बॉम्ब मारेगा आपको। हाँ क्योंकि जॉन जो है वो डॉन बन जाएगा, सुना ना, वो जॉन बनेगा डॉन। तो वो जो जॉन है ना, डॉन बन के तुम्हारा एकदम डिशुम डिशुम कर देगा। फिर पूरा महाभारत, महाभारत का जो युद्ध है वो इसी पर तो आधारित है भाई। द्रौपदी ने क्या कहा था, लाइक बिगेट्स लाइक। जब उन्होंने वो बढ़िया वाली बिल्डिंग बनवाई अपनी, है ना, चमत्कारिक तरीके की, तो द्रौपदी ने क्या बोला, लाइक बिगेट्स लाइक। अब इसको उन्होंने अपनी भाषा में बोला कि अंधे के अंधे ही होते हैं। वो आपको याद होगा दृष्टांत कि दुर्योधन, उन्होंने इस तरीके का कुछ कारीगरी से वो महल बनवाया, बिल्डिंग बनवाई कि कहीं पर तो आपको लगेगा यहां पानी भरा हुआ है, लेकिन वहां पानी नहीं भाई, वहां तो पत्थर लगे हुए थे, टाइल्स लगी हुई थी। और कहीं पर बेटा आपको लगेगा कि यहां पर टाइल्स लगी है, पता चले वहां पानी भरा है। तो दुर्योधन जब गया वहां देखने तो पता चला पत्थर लगी, लेकिन दुर्योधन को ऐसा लग रहा है कि पानी भरा हुआ है। तो अपना उसने पैंट ऊपर किया, मतलब उस समय धोती पहने था तो उसने धोती ऊपर करी। द्रौपदी हंसने लगी, अपनी विंडो से देख रही थी बालकनी में खड़ी होकर शायद वो। फिर दुर्योधन आगे गया तो चमत्कारिक सा महल था। दुर्योधन को क्या लगा कि यहां तो एकदम पत्थर बिछा हुआ है, टाइल्स लगी हुई है, वहां पे भाई वो चौड़ा होके चला जा रहा है ना, वही जॉन बनेगा डॉन वाली स्टाइल में। अब भाई जी वहां क्या हुआ, वहां तो पानी भरा हुआ था। दुर्योधन गिरा छपाक। तो द्रौपदी ने बोला लाइक बिगेट्स लाइक, अंधे के अंधे ही होते हैं। दुर्योधन चिढ़ गया भाई, बाकी आपको मालूम ही है क्या हुआ, है ना। तो ऐसा मतलब नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। लाइक बिगेट्स लाइक, संततियां जो हैं वो अपने जनकों के या माता पिता के समान होती हैं। और एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे, कई बार ऐसा होता है कि हम इनहेरिटेंस और हेरिडिटी को एक जैसा मान लेते हैं, मान सकते हैं, लेकिन जब आप साइंस के स्टूडेंट हैं,
जब आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो फिर आपको यही तकनीकी शब्दों पर तो फिर आपकी पकड़ होती है, यही तकनीकी शब्द ही तो आप बढ़िया से सीखते हैं, इसलिए तो आप बाकी लोगों से अलग होते हैं, इसलिए तो आप विज्ञान के विद्यार्थी होते हैं, है ना। तो थोड़ा सा अंतर है। और देखिए इस बात की पुष्टिकरण एनसीईआरटी भी करती है। उन्होंने लिखा हुआ है कि वंशागति आनुवांशिकी, या आप कह लीजिए आनुवांशिकता, वंशागति आनुवांशिकी या आनुवांशिकता का आधार है। वंशागति जो है बेटा वो क्या है बताइएगा जरा मुझे। वंशागति जो है वो आनुवांशिकता का आधार है बेटा। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इंग्लिश की एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी जाती है इस तरीके से लिखी जाती है कि इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इनहेरिटेंस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि जब ये कैरेक्टर का स्थानांतरण होगा, जब ये लक्षण का स्थानांतरण होगा, तभी तो आप उसका अध्ययन कर पाएंगे, तभी तो आप उसके प्रभाव देख पाएंगे। तो वंशागति जो है वो आनुवांशिकता का आधार होता है। डू ऑलवेज रिमेंबर इट। अब पुराने जो किसान थे, ध्यान से समझिएगा, पुराने जो किसान थे उनको भी इस बात का आइडिया था, पुराने किसानों को भी इस बात का आइडिया था कि विविधता का कारण कहीं ना कहीं लैंगिक जनन से क्या है, लैंगिक जनन में छुपा हुआ है। आप कहेंगे कि पुराने कृषकों को यह ज्ञात था, पुराने कृषकों को यह ज्ञात था, पुराने कृषकों को यह ज्ञात था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन में छुपा है। विविधता का कारण, विविधता का कारण लैंगिक जनन में छुपा है। लैंगिक जनन में छुपा है। करें 8000 से 10,000 ईसा पूर्व, 8000 से 10,000 ईसा पूर्व से ही लोगों को यह ज्ञात था कि भाई ये जो विविधताएं आ रही हैं, जो वेरिएशन कॉज हो रहे हैं, इनका जो कारण है वो कहीं ना कहीं लैंगिक जनन में जो है वो क्या है, छुपा हुआ है। इसीलिए लोग क्या, जैसे आप गांव में देखो, मान लीजिए गाय का गर्भाधान करवाना है तो एक ऐसी गाय जो दुधारू हो, जो कम से कम 3, 4, 5, 6 लीटर दूध देती हो, तो उसका जो है क्रॉस संकरण एक ऐसे बैल से, सांड से कराया जाएगा जो क्या हो बताइएगा जरा, बलशाली हो, ताकि अगर बैल पैदा हो तो बढ़िया खेती किसानी में काम आए, और अगर गाय बछिया पैदा हो तो दुग्ध उत्पादन ज्यादा रहे, है ना। तो वो क्या करते थे, जैसे मान लो 10 गायें हैं, कृत्रिम चयन एक चीज होती है, कृत्रिम चयन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसे मान लो 10 गाय उपस्थित है भाई, 10 गाय, एक 2 लीटर दूध देती है, एक 2.5 लीटर देती है, एक 1 लीटर देती है, एक 2 लीटर देती है, एक और 2, ऐसे करके 2 गाय थी जो 5-5 लीटर दूध दे रही थी। आपने क्या किया, आपने वो जो 5 लीटर दूध देने वाली गाय है उसको अपने घर में बांध लिया। तो वो गाय तो सारी जिंदा है, जो 1 लीटर दूध दे रही, कि आधा लीटर की 5 लीटर, यानी नेचर ने तो सभी का चयन किया हुआ है। नेचर तो सभी को चाह रहा है कि आप मतलब रहो, सरवाइव करो, आपकी रेस आगे बढ़े। लेकिन आपने क्या किया, एक ऐच्छिक गुणों वाली गाय का चुनाव किया। ऐच्छिक गुण, जैसे गुण आप उसमें चाहते थे। एक गाय में आप क्या चाहेंगे कि उसमें जो मिल्क यील्डिंग है, जो दुग्ध का उत्पादन है, ठीक है ना, वो ज्यादा से ज्यादा हो। अब जैसे मैंने यहां पे लिखा है पुराने कृषकों, तो बेटा कृषक का मतलब किसान, मैं यहां पे किसानों लिख देता ना तो फिर वो वाली फील नहीं आती कि हम लोग बॉटनी वॉटनी के स्टूडेंट हैं। नहीं, किसान उसान तो कोई भी जान ही रहा है ना, बढ़िया, मतलब जितना सॉलिड तरीके से पढ़ोगे उतना सॉलिड तरीके से सीखोगे, उतना जो है सॉलिड तरीके से सीखोगे बेटा। तो लोग तो मुझे इस बात के लिए बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि वो तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज यूज करते हैं, टफ लैंग्वेज यूज करते हैं, एग्जाम में भी टफ लैंग्वेज यूज होती है ना। और हम सब का मकसद एक ही है। नहीं, चीन टपाक डमडम नहीं बेटा, तुम लोग उल्टे सीधे कमेंट शुरू कर देते हो। हम सबका मकसद एक ही है, नीट में सिलेक्शन। आप भी ये चाहते हो आप नीट में सेलेक्ट हो जाओ,
मैं भी यही चाहता हूं आप नीट में सेलेक्ट हो जाओ, पढ़ना तो पड़ेगा मित्रों। कृत्रिम चयन के बड़े सारे उदाहरण हैं। जैसे मान लीजिए आपका बाग है, आम का बाग है आपका, 3-4 पेड़ लगे हैं, तो नॉर्मली आप क्या करते हो, जैसे मान लो 10 आम टूटे पड़े हुए हैं, आपका नहीं, आपके किसी रिलेटिव का बाग है, आप वहां टहलने चले गए, आम के पेड़ से बढ़िया एकदम पेड़ में पका हुआ 10 गो आम टूट के गिरल हो, 10 गो, समझ रहे लोग, 10 तो आम जो टूट के गिर गया है ना। अब आप वहां गए तो आपके रिलेटिव ने कहा कि देखो आम खा यार, बढ़िया आए हो तो, एकदम अपने पेड़ का आम है, बढ़िया एकदम मजेदार, डाल का पका हुआ। गाँव में इस तरीके की बड़े लोग बात करते हैं कि अरे बाजार से चाहे जितना महंगा आम ले आओ भैया, डाल का पका जो आम होता है ना, उसके बात ही अलग होता है, कौनो केमिकल एमिकल से थोड़ी पाकत है, वो अपने आप पाकत है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो डाल के पके आम की अलग ही मतलब, समझ रहे हो, डाल का पका हुआ अमरूद है ना, बढ़िया पीलापन लिए हुए, ना पूरा खट्टा ना पूरा मीठा, खाओ तो एक बढ़िया सा है ना, एक टेस्ट आ रहा है उसका। तो आप क्या करोगे, वहां पे 10 आम पड़े हैं, आप देखोगे कि जो सबसे बढ़िया बड़ा आम है, थोड़ा सा पका हुआ लग रहा है ना, एकदम जूसी सा, तो वो आपने क्या किया, अपनी समझ से सबसे बढ़िया आम को ले लिया और धो के खाया। तो आम तो सारे थे, है ना, प्रकृति ने तो सबका वर्ण किया हुआ है, लेकिन आपने बढ़िया वाला आम चुना। ये क्या है, कृत्रिम चयन। तो लोग क्या करते थे, कृत्रिम चयन करते थे कि बढ़िया गाय बढ़िया बैल चुनो और उनके बीच में प्रजनन करा दो, उनके बीच में प्रजनन करा दो। तो इसको कहा जाता था कृत्रिम चयन और क्या, पालतू बनाना, पालतूकरण, डोमेस्टिकेशन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो आप कहेंगे कि कृत्रिम चयन एवं पालतू बनाकर, डोमेस्टिकेशन करके पालतू बनाकर कृत्रिम चयन किया, ठीक है ना, आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया, इन ब्रीडिंग कराई, मतलब इन ब्रीडिंग क्या कराई, उनमें ब्रीडिंग कराई, माफ कीजिएगा, कृत्रिम चयन किया, ब्रीडिंग कराई, और फिर उसके बाद जो उनको पालतू मतलब पाल लिया, तो 2-3 पीढ़ी में आप देखेंगे कि बढ़िया गाय तैयार हो जाएगी। गाय का एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं बार बार, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। तो आप कहेंगे कृत्रिम चयन एवं पालतू बनाकर उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं, ये आज भी हो रहा है, उन्नत किस्में विकसित की जाती हैं, ये तो सबसे पुराना मेथड है और ये आज भी चल रहा है, की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं जैसे साहीवाल गाय, पंजाब में जो है इस तरीके का डोमेस्टिकेशन हुआ और साहीवाल गाय जो है वो पंजाब में बनाई गई भाई। साहीवाल गाय, साहीवाल जो गाय है, साहीवाल बेटा जो गाय है वो एक अधिक उत्पादन वाली गाय है, साहीवाल गाय पंजाब में। बाकी गिर भी एक वैरायटी होती है गाय की, गिर है ना, वो गुजरात में विकसित की गई साहीवाल गाय है। जैसे भैंस में मुर्रा भैंस जो होती है, गांव में तो हमारे यहाँ कई बार ना अगर भैंस को वैसे मुर्रा बोल देते हैं, बाकी मुर्रा एक किस्म है भैंसों की, बढ़िया एकदम बलिष्ठ सी बलशाली सी थोड़ा भैंस दिखती है वो, और मिल्क यील्डिंग जो है उसमें ज्यादा रहता है, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका आनुवांशिकी, वंशागति और विविधता, ये हो गया विविधता से संबंधित बातें, ये वंशागति, वंशागति का अध्ययन और प्रभाव आनुवांशिकता। बोलो भाई, समझ में आ गया सबको? अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं, फिर आगे बढ़ा जाए। सिंधी भी होती है, हाँ हाँ होती है भाई। चलिए चलो भाई, यहां तक क्लियर मित्रों, आगे बढ़ा जा सकता है। कह रहे सर गोट कौन सी है, बेटा वो विष्णु सर से पूछो है ना, अपने बैच में जो बकरी विशेषज्ञ हैं वो अपने विष्णु सर हैं कह रहा गोट कौन सी बढ़िया होती है, गोट जो बढ़िया होती है वो आपको विष्णु सर से पूछना है भाई।
अपना अपना डिपार्टमेंट है। अभी अगर मैंने बकरियों के बारे में बोलना शुरू कर दिया, फिर अपने विष्णु सर गुस्सा हो गए, फिर कह रहे यार गाय वाय की बात करते थे आप, वही करो, है ना, मेरी बकरियां मतलब जो है उन पे तो डाका मत डालो। इसलिए बकरियों की जानकारी जो है वो विष्णु सर बताएंगे बेटा, अगर वो ना बताएं तो फिर बताना, ठीक है। कह रहे क्लिप कट गई सर। अब ये सोच के कि भाई क्लिप कटेगी कि नहीं कटेगी, पढ़ाई नहीं पाएंगे, है ना, फिर तो कभी पढ़ाई नहीं पाएंगे ना भाई। अब जो लोग, अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं देखो मैं बहुत पॉजिटिव वे में भी बोल चुका हूं, डांट समझा के बोल चुका हूं। अब जिसको क्लिप काटना है भाई वो तो काटेगा ही भाई यार, उसका क्या कर सकते हैं अपन, वो उसका डिसीजन है। मैं मेरे जीवन का डिसीजन ले सकता हूं, तुम तुम्हारे जीवन का डिसीजन ले सकते हो। करें हम सब तो गाय हैं, शेर बनो शेर, ठीक है ना, शेर बनो शेर शेर। चलिए आगे बढ़ा जाए भाई। कह रहा हरियाणवी सर, हरियाणवी मैंने क्या हल्के में लेते दिखा भाई ने, ठीक है, इसको आप आनुवंशिकता या विरासत कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा, आगे पढ़ते हैं, वंशागति के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे और फिर जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनके बारे में बात करेंगे। वंशागति के बारे में बात इनफैक्ट हो चुकी है, विविधता के बारे में बात करेंगे, विविधता, विविधता द वेरिएशन, विविधता यानी कि वेरिएशन। बेटा सुना करो मैं क्या बोलता हूं, सुना करो, है ना, खुले दिमाग का होना चाहिए इंसान को, खाली दिमाग का नहीं। विविधता पढ़ रहे हैं बेटा, एक हो जाएगा कायिक विविधता यानी कि सोमैटिक वेरिएशन। क्या हो जाएगा भाई, कायिक विविधता यानी कि सोमैटिक वेरिएशन, कायिक विविधता यानी कि सोमैटिक वेरिएशन। कायिक विविधता अर्थात सोमैटिक वेरिएशन। और बेटा दूसरे हो जाएंगे लैंगिक विविधता, लैंगिक विविधता अर्थात जर्मिनल वेरिएशन, लैंगिक विविधता अर्थात जर्मिनल वेरिएशन। कायिक विविधता ये इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि यह किस प्रकार की कोशिकाओं में हो रहा है। अगर कायिक कोशिका में कोई वेरिएशन आ रहा है, कायिक कोशिका का क्या मतलब है, जिसका गैमीट एमीट बनने में कोई योगदान नहीं है। हाँ ठीक है, मैं बस एक चीज, अजीत पाल बेटा पढ़ ले, पढ़ ले बेटा, अजीत पाल मैंने बताया ना, आनुवंशिकता कह लो चाहे जो है विरासत कह लो, मैंने बोला लगातार बोला मैंने, ठीक है। बाकी जो है पढ़ना शुरू करो, पढ़ना, यहां पे नेतागिरी मत किया करो, मैं कई बार कह चुका हूं मेरे भाई, पढ़ना शुरू करो, ठीक है ना। हाँ मैं देख रहा हूं कुछ लोग जो है पढ़ने लिखने का छोड़ के दूसरे कार्यक्रम में लगे हुए हैं, लगे रहने दीजिए। चलिए सुनिए, कायिक विविधता, जैसे प्लांट के केस में मैंने आपको क्या बताया कि फ्लावर से संबंधित जो बातें हैं हम उन्हें लैंगिक बातें कह देते हैं, और प्लांट की छाल से संबंधित हो, जड़ से संबंधित हो, तने से संबंधित हो, पत्ती से संबंधित हो, तो क्या कह देते हैं, कायिक गुण। तो वैसे ही ऐसी कोशिकाएं जिनका गैमीट बनने में कोई योगदान नहीं बेटा, जिनका क्या बनने में कोई योगदान नहीं है, जिनका गैमीट बनने में कोई योगदान नहीं है, समझो आप, जैसे आसान भाषा में समझो, हाथ की कोशिकाएं, पैर की कोशिकाएं, नाक की कोशिकाएं, कान की कोशिकाएं, ये सब क्या है, कायिक विविधताएं हो। यहां पर जो वेरिएशन उत्पन्न होगा वो क्या है, कायिक विविधता। जैसे मान लीजिए कि दो इंसान हैं, वो झगड़ा कर रहे थे, तो एक इंसान का हाथ टूट गया,
ध्यान से समझिएगा। एक इंसान का क्या हो गया बेटा, हाथ टूट गया। अच्छा, तो मेरे पास हाथ है, आपके पास हाथ है, कोई एक इंसान है जिसका हाथ टूट गया है, तो वेरिएशन तो ये भी है भाई, वेरिएशन तो ये भी है, विविधता तो ये भी है। लेकिन ये जो विविधता है ये कोई जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में जो है पाई जाए, ठीक है ना। ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो कोई एक इंसान है, उसका हाथ टूटा हुआ है, आप बताओ मुझे, आप समझदार लोग हो, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, उसका हाथ टूटा हुआ है, तो क्या आप निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि उसके पापा या मम्मी में से किसी एक का हाथ टूटा होगा? ऐसा जरूरी है क्या बेटा? बोलो भाई। अगर किसी एक इंसान का हाथ टूटा है तो ऐसा जरूरी है क्या कि उसके मम्मी या पापा में से किसी एक का हाथ टूटा हुआ हो? कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात है भाई। और क्या ये जरूरी है कि वो जो इंसान जिसका हाथ टूटा है, जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो टूटे हुए हाथ के पैदा होंगे? अब सवाल बदल गया है। अब आप ये बताइए कि क्या ऐसा कुछ जरूरी है कि अगर कोई इंसान जिसका हाथ टूटा हुआ है, उसके बच्चे भी टूटे हुए हाथ के पैदा होंगे? ऐसा जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं है ना, कोई जरूरी नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए बेटा, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्या इस तरीके की जो विविधताएं हैं कि हाथ टूट गया, कोई पैर से लंगड़ा है, किसी कान थोड़ा सा कट गया, मान लो कोई बैल है, उस बैल का एक सींग टूट गया, है ना, जो सींग वाले जानवर हैं उसका एक सींग टूट गया, किसी गाय की किसी ने, मतलब कोई बकरी थी या भैंस थी, उसकी किसी ने जो है पूंछ काट दी, तो आप मुझे बताइए इस तरीके की जो विविधताएं हैं क्या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं? बताइए बच्चों, इस तरीके की जो विविधताएं हैं क्या वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं? आप बताइए मुझे। देखो मैं पढ़ा भी नहीं रहा, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं खाली आपसे, और थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा हो गया है। बताओ भाई, इस तरीके की जो विविधताएं हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगी या नहीं होंगी? इस तरीके की जो विविधताएं हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होंगी या नहीं स्थानांतरित होंगी? नहीं स्थानांतरित होंगी। देखिए आपका कॉन्सेप्ट पूरा हो गया, और मैंने कुछ नहीं बताया, सब कुछ आपने बताया। तो ये कहां पर होगा बेटा? कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में, कायिक कोशिकाओं में। और बेटा ये जो है एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक पीढ़ी से, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं। देखा, आपने बताया सब कुछ। अच्छा चलो एक और बात बताओ, ऐसी कोशिकाएं जो गैमीट वगैरह के बनने में इन्वॉल्व है, जिन कोशिकाओं में मियोसिस के परिणाम स्वरूप आगे गैमीट इत्यादि बनते हैं, लैंगिक कोशिकाएं। बेटा अगर लैंगिक कोशिका में भी कोई विविधताएं उत्पन्न हुई तो क्या वो भी अगली पीढ़ी में नहीं जाएंगी? बताओ भाई। मान लो गैमीट बनने वाली जो सेल है, जो जहां से गैमीट बनने वाला है, ठीक है ना, बताओ जरा, ऐसा हो जाए बेटा, ऐसा हो जाए, ध्यान से समझिएगा,
हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां अपाहिज पैदा होते हैं। अपाहिज पैदा होने का कारण क्या, वो सुनो। तो जो गैमीट बनाने वाली जो सेल हैं, अगर उनमें ये विविधताएं हैं, क्योंकि देखो, नॉर्मल गैमीट, नॉर्मल जाइगोट, नॉर्मल बच्चा पैदा होगा। गैमीट बनाने वाली सेल में कोई गड़बड़, तो बनने वाले गैमीट में गड़बड़, तो पैदा होने वाले बच्चे में गड़बड़। तो जो लैंगिक कोशिकाएं होती हैं, जो बेटा क्या होती हैं, लैंगिक कोशिकाएं, अगर लैंगिक कोशिकाओं में जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक कोशिकाओं में जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं, लैंगिक कोशिकाओं में जो विविधताएं उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कह दिया जाएगा, लैंगिक विविधता कहेंगे। लैंगिक विविधता, लैंगिक विविधता। और ये जो लैंगिक विविधताएं हैं, ये जो जर्मिनल वेरिएशन है, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। ये एक पीढ़ी से, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ये बेटा स्थानांतरित होते हैं, ये एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। जतिन मानखेड़े, क्या दिक्कत है बेटा आधार कार्ड में? अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपडेट करा लो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अपडेट करा लो बेटा, जतिन मानखेड़े बेटा, ठीक है। और ये जो लैंगिक विविधता है ना, ये भी दो तरीके की हैं। फिर लैंगिक विविधता जो है वो फिर से बेटा दो तरीके की है। लैंगिक विविधता, दीज लैंगिक विविधता आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। ये जो लैंगिक विविधताएं हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, पुनः वर्गीकृत करेंगे, फिर से इनका वर्गीकरण करेंगे। और एक को कह दिया जाएगा सतत विविधता। सतत विविधता यानी कि कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। लैंगिक विविधता की बात कर रहे हैं बेटा, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन। और दूसरी हो जाएंगी बेटा असतत विविधता। असतत विविधता, असतत विविधता। सतत मतलब लगातार, है ना, सतत मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूअस। और असतत मतलब कि जो सतत नहीं है, यानी कि जो लगातार नहीं हो रहा है। समझ रहे भाई, जो लगातार नहीं हो रहा है, जो लगातार हो रहा है वो सतत, और जो लगातार नहीं हो रहा है वो असतत। असतत, असतत भाई, असतत। चलो समझो बात को, माजरा क्या है। सतत विविधताएं या सतत लैंगिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं मियोसिस तथा जीन विनिमय के कारण। ये विविधताएं बेटा हर पीढ़ी में उत्पन्न होंगी, हर पीढ़ी में। ये विविधताएं बेटा हर पीढ़ी में उत्पन्न होंगी। और इसका कारण क्या है, तो आप कहेंगे कि मियोसिस एवं क्रॉसिंग ओवर, मियोसिस एवं जीन विनिमय के कारण, मियोसिस एवं जीन विनिमय के कारण। अगर आपको याद आ रहा हो, अगर बेटा आपको याद आ रहा हो, हमने सेल डिवीजन वाले चैप्टर में पढ़ा था जीन विनिमय। जो होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, उनके बीच में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। उनके बीच में आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। उनके बीच में आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है। तो उसकी वजह से जो विविधताएं आएंगी वो क्या है, सतत विविधता। वो क्या बेटा, इधर देखो ध्यान से। हाँ, तुम जो लाल टोपी लगा के पढ़ रहे हो, ध्यान से देखो बेटा। ये जो सतत विविधताएं हैं, ये जो लैंगिक विविधताएं हैं, सतत लैंगिक विविधताएं,
मियोसिस और क्रॉसिंग ओवर के कारण। भाई हर बार जब गैमीट होगा तो मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वेरिएशन आएगा। याद करिए बेटा, हमने बात भी करी थी, अगर आपको याद आ रहा हो कि अगर मियोसिस होगा तो जीन विनिमय होगा, जीन विनिमय होगा तो रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन होगा, पुनर्योजन होगा तो विविधता उत्पन्न होगी। बताइए भाई, हमने ऐसी बात करी थी कि नहीं करी थी? बोलो भाई, बोलो बोलो, बताओ बताओ। हमने बात की थी ना ऐसी कि अगर जो है क्या होगा, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा जीन विनिमय होगा तो रिकॉम्बिनेशन अर्थात पुनर्योजन होगा, और अगर पुनर्योजन होगा तो विविधताएं उत्पन्न होंगी। हां के ना? यस और नो? जल्दी बताओ सारे लोग, यस और नो बच्चों। या यस, वेरी नाइस। तो ये हर पीढ़ी में होगा भाई, हर पीढ़ी में, लैंगिक जनन के दौरान हर पीढ़ी में गैमीट का निर्माण होगा तो मियोसिस होगा। अच्छा, कभी कभी होने वाली जो विविधता है, यानी कि जो हर पीढ़ी में ना हो, जो कभी कभी हो, कभी किसी जनरेशन में, कभी किसी पीढ़ी में हो गया है ना, कभी किसी पीढ़ी में हो गया। भाई जरूरी थोड़ी कि हर पीढ़ी में म्यूटेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर पीढ़ी में म्यूटेशन हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है बेटा, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। कभी कभी असतत विविधता, और इसका कारण क्या होता है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है बेटा, उत्परिवर्तन के कारण जो है असतत लैंगिक विविधताएं उत्पन्न होती हैं। उत्परिवर्तन, सडन चेंज इन जीनोटाइप, जीन प्रारूप में अचानक से होने वाला, जीन प्रारूप में अचानक से होने वाला परिवर्तन, जिसे हम क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। और अगर आपको याद आ रहा हो बेटा, अभी पिछले चैप्टर में लास्ट टर्न पे म्यूटेशन पढ़ाया था मैंने, तो जब म्यूटेशन पढ़ाया था तो लिखाया था कि यह असतत लैंगिक विविधताओं का स्रोत होता है। बताइए, क्या मैंने म्यूटेशन के दौरान आपको यह बात लिखाई थी? हां या ना? क्या मैंने म्यूटेशन के दौरान आपको यह बात लिखाई थी? अरे पागल हो गए हो क्या तुम? इसके भी एग्जाम्पल होते हैं क्या? इसके एग्जाम्पल याद करोगे? कैसा मूर्खतापूर्ण परिचय दे रहे हैं आप। असतत, अचानक से आप कभी किसी पीढ़ी में देखें 5 उंगलियों के बजाय 6 उंगली पैदा हो जाएं, इस तरीके से ये सब जो चीजें होती हैं। हाँ चलिए, बताइए, ये क्लियर है मित्रों? आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ बेटा। डिजी लॉकर एक ऐप है, डिजी लॉकर एक ऐप है बेटा, कुछ काम खुद से भी कर लिया करो। जब प्ले स्टोर पे जाओगे, डिजी लॉकर लिखोगे, खुद ही पता चल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। करो तो सही, हिम्मत तो करो, एक स्टेप आगे तो बढ़ो। चलिए मित्रों, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जीन। जीन, समय आ गया है कि आप और हम मिलकर पढ़ें जीन। जीन, जीन, और इसी जीन को मेंडल साहब कारक कहते थे, फैक्टर। जिससे बेटा आप जीन कहते हैं, मेंडल साहब उसे क्या कहते थे? मेंडल साहब उसे कारक अर्थात फैक्टर कहते थे। जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। कौन सा सन? जोहानसन। जीन शब्द दिया था बेटा जोहानसन ने, ठीक है ना? जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द दिया था जोहानसन ने। और जोहानसन से पहले, जिसे आज हम जीन कहते हैं,
जिसे आज हम जीन कहते हैं, उसे मेंडल साहब जो हैं, महान मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल साहब उसे क्या कहते थे? कारक यानी कि फैक्टर कहते थे। समझ रहे हो? जिसे तुम जीन कह रहे हो, जिसे जोहानसन ने जीन नाम दिया, मेंडल साहब उसे फैक्टर कहते थे, कारक कहते थे। कारक तो क्या ही कहेंगे भाई, वो हिंदी थोड़ी बोलते थे, वो फैक्टर ही कहेंगे। उसको हिंदी में क्या लिया, क्या शब्द कहा गया? कारक। क्या है भाई जीन? क्या है? व्हाट इज जीन? जीन की अगर आप पुरानी डेफिनेशन के हिसाब से चलें, ठीक है ना, जो सही भी है, जीन डीएनए का वह विशेष हिस्सा है, जीन गुणसूत्र में, जीन गुणसूत्र में डीएनए का वह विशेष हिस्सा है, डीएनए का वह विशेष हिस्सा है, वह विशेष हिस्सा, वह विशेष भाग, जिससे एमआरएनए एवं प्रोटीन बनता है, या सिंपली जिससे आरएनए और फिर प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन बनता है, और फिर प्रोटीन बनता है। ये बात है भाई, जीन की बात कर रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए, ये देखो, ये मेटाफेज का क्रोमोजोम है, बाकी आप ऐसे भी क्रोमोजोम बना सकते हैं, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है बेटा, ठीक है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं होती है। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये कोई क्रोमोजोम है, ये कोई क्रोमोजोम है भाई जी, और इसमें क्या ऐसे डीएनए स्थित है भाई जी। तो ये जो डीएनए का विशेष हिस्सा मान लेते हैं, दिस पार्ट इज जीन, ऐसे मान लो कि ये जो पार्ट है डीएनए का, ये जीन है। ये पार्ट क्या बेटा? जीन है। जीन क्या है? जीन। तो डीएनए का हिस्सा बस मार्क किया मैंने। ये आगे चल के क्या करेगा? आरएनए बनाएगा। इससे आगे चल के क्या होगा बेटा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन। डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, ठीक है ना। जीन की, अरे डीएनए ही जीन है। जीन इज द टुकड़ा ऑफ डीएनए। और कौन सा टुकड़ा? जो काम का हो, जिससे आरएनए और प्रोटीन, मैंने बता तो रहा हूं मैं, वो एबीसी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैपिटल टी लिख दिया कि क्या लिख दिया। जीन केमिकल तौर पर, रासायनिक तौर पर कुछ नहीं है। जीन डीएनए ही है। डीएनए है बड़ा सा डीएनए है। उसका एक स्पेशल पार्ट, उसका कुछ विशेष भाग जो आगे चल के आरएनए बना रहा है। क्या होता है उसमें? अनुलेखन। अनुलेखन से आरएनए बना रहा है और फिर आगे चल के अनुवाद यानी कि स्थानांतरण हो रहा है तो प्रोटीन बन रहा है। क्या बन रहा है? प्रोटीन। तो वो जो ये डीएनए का विशेष भाग है वही जीन है बेटा। वो आगे आरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन हो सकता है कि ये एंजाइम बनाए, ऐसा होता है अक्सर। या तो ये प्रोटीन हमें डायरेक्ट चाहिए होगा, प्रोटीन वही उत्पाद है, या फिर प्रोटीन से ऐसा भी हो सकता है कि एंजाइम बन जाए। और ये जो एंजाइम है, ये किसी ना किसी क्रियाधार को, ये सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। ये सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा। ये सबस्ट्रेट को किस में बदलेगा? उत्पाद में बदलेगा भाई, उत्पाद में। और जब ये उत्पाद में बदलेगा तो यहीं से क्या हो जाएगा? लक्षण। यही तो लक्षण है भाई। लक्षण दिखेगा आपको, गोरा है कि काला है, प्लांट सफेद है, ठीक है ना। प्लांट जो है वो सफेद, प्लांट का जो फ्लावर है ना, वो सफेद है कि बैगनी है। तो डीएनए ही जीन है। सारा डीएनए जीन नहीं है, अभी ये भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखिए इस तरीके। अब जैसे मान लो हमने क्या किया मित्रों, एक क्रोमोजोम बनाया। यहां पे देखो जरा ध्यान से,
ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। हमने क्या किया बेटा, एक क्रोमोजोम बनाया भाई, अब इसमें डीएनए बनाया, डीएनए। एक अगला कॉन्सेप्ट लो, यहां पे देखो, इसमें हमने क्या किया भाई, ऐसे डीएनए बना लिया। अब इधर देखो, इधर देखो, ये क्या है बेटा, जीन है। ये जो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है इसको, ऐसे मान लो। मैं फिर से एक क्रोमोजोम बना देता हूं, ऐसे। जीन का एक रिप्रेजेंटेशन बेटा इस तरीके से भी होता है, जीन का एक रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से भी होता है कि जहां पर जीन दिखाना है वहां पे आप डॉट दिखा लो, ऐसे, ऐसे मान लो। तो चाहे तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जैसे ये बना हुआ है। और अगर ऐसे आपको मामला हवा हवाई लग रहा है कि सर ये क्या हो गया, तो देखो भाई इस तरीके से रिप्रेजेंट कर लो, इस तरीके से बेटा। यहां पर जो मैंने बनाया हुआ है ये डीएनए बना हुआ है, और इसमें ये जो मैंने थोड़ा सा डॉट्स बनाए हैं बड़े बड़े या छोटे छोटे गोले कह लीजिए, ये जीन है। यानी ये जो है ये जीन है, और फिर ये जो पार्ट है बेटा, इतना पार्ट, ये क्या है, ये नॉन जीन पार्ट है भाई। ऐसे ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, नॉन जीन पार्ट है, नॉन जीन पार्ट है। ऐसे बेटा ये क्या है, नॉन जीन पार्ट है। और ऐसे ये फिर क्या है, ये नॉन जीन पार्ट है ना। लेकिन ये जो है ये क्या है बेटा, जीन है। ये क्या है बेटा, यहां पर जीन है। ये क्या है, यहां पर जीन है। तो यहां पर फिर एक बात मैं आपको बताऊंगा, एक बात इससे निकल के आएगी। ये जो रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पे समझाया है, इससे बेटा एक बात निकल के आएगी, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। कौन सी बात है ये, कौन सी बात है बताओ जरा। कि प्रत्येक जीन डीएनए होता है, प्रत्येक जीन डीएनए होता है। देखो आप ध्यान से, ये जीन भी है और ये डीएनए भी है। इतना हिस्सा जीन भी है, डीएनए भी है। ये हिस्सा जीन भी है, डीएनए भी है। ये हिस्सा जीन भी है, डीएनए भी है। आप कहेंगे प्रत्येक जीन डीएनए होता है, किंतु प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होता। किंतु प्रत्येक डीएनए, प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होता। प्रत्येक डीएनए जीन नहीं होता है। ये पॉइंट समझ पा रहे हो कि प्रत्येक जीन डीएनए होता है। ऑल द जीन्स आर डीएनए बट ऑल द डीएनए आर नॉट जीन्स। ऑल द जीन्स आर डीएनए बट ऑल द डीएनएज आर नॉट जीन्स। यहां से देख सकते हैं आप, ये जो जीन है ये डीएनए भी है, ये जो जीन है ये डीएनए भी है, ये जो जीन है वो डीएनए भी है, ये जो जीन डीएनए भी है। लेकिन लेकिन किंतु परंतु बंधु, ये डीएनए तो है जीन नहीं है। 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 समझ पा रहे हो आप। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए बेटा। अगर यहां तक क्लियर हो, आप लोगों का आदेश हो, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं। बोलिए भाई, अगर आप लोगों का आदेश हो। अरे इसलिए तो समझाया कि केमिकल तौर पर तो जीन है वो डीएनए, लेकिन हमेशा डीएनए जीन नहीं होता। जीन तो हमेशा डीएनए होता है। अरे भाई समझो बात को। हाँ, कह रहे सर नहीं समझ में आया। एक बच्चे ने लिखा जानबूझ के, मजे ले रहा है मेरे वो। और फिर अगर सच में नहीं समझ में आया तो भगवान का इशारा समझो।
कई बार बताया ना मैंने कि अगर फिर भाई सच में नहीं समझ में आया तो फिर भगवान का इशारा समझो भाई। चलिए, अब जीन के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा युग्म विकल्पी यानी कि एलील। जीन के बाद मैं आपको पढ़ाएंगे युग्म विकल्पी अर्थात एलील। युग्म विकल्पी अर्थात एलील, ठीक है ना। युग्म विकल्पी अर्थात एलील। बेटा जो एलील शब्द है ना, एलील जो शब्द है वो आया है एलीलोमॉर्फ से। एलील शब्द आया है एलीलोमॉर्फ से, और इस एलीलोमॉर्फ का मतलब होता है बिलोंगिंग टू ईच अदर। बिलोंगिंग टू ईच अदर, बिलोंगिंग टू ईच अदर। ये बिलोंगिंग टू ईच अदर कैसे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। बिलोंगिंग टू ईच अदर अभी आपको मैं समझाता हूं। पहले तो आप समझो कि युग्म विकल्पी क्या होते हैं। आप कहेंगे ये जीन के विविध रूप होते हैं। ये जीन के विविध रूप होते हैं। जीन के विविध रूप होते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जैसे मान लो कोई जीन है ए, तो उसका एक एलील हो गया कैपिटल 1, दूसरा एलील हो गया स्मॉल 1, कोई एक और हो सकता है ए डैश, स्मॉल ए डैश, इस तरीके से। यूजुअली आप दो एलील देखते हैं, दो टाइप के। ऐसा भी हो सकता है कि दो से अधिक टाइप के हो जाए, ठीक है ना। या जैसे मान लो आप नॉर्मली जो पढ़ते हो, जैसे कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी दूसरा एलील है, कैपिटल वी एक एलील है, स्मॉल वी दूसरा एलील है। जीन को लेके ना डिफिनीशन अलग बताई गई है भाई। डिफिनीशन मतलब इसको कॉन्सेप्चुअली समझो। जीन और एलील कोई अलग अलग चीज है ही नहीं है। जीन जीन जो है बेटा वो कोई अलग चीज नहीं, बस विविध रूप है वो। और ये अलग बात है कि जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एलीलों का जोड़ा पाया जाता है, तो हम कह देते हैं कि ये कैपिटल ए मिला के एक जीन हुआ। अरे भाई जैसे आप डोसा खाते हो, डोसा डोसा, तो डोसा का मतलब क्या हो गया, जीन। डोसा का मतलब क्या हो गया, जीन। फिर उसमें क्या हो जाएगा, मसाला डोसा, मैसूर डोसा, नॉर्मल डोसा, पनीर डोसा, वेज डोसा, है ना। और आजकल तो क्या हो जाएगा, लोग गोबर ज्यादा खा रहे हैं तो गोबर, है ना, गोबर डोसा। भूसा खा रहे हैं कुछ लोग तो भूसा डोसा। तो ये जो डोसा के अलग अलग रूप हैं, मसाला डोसा भी तो डोसा ही है, बताओ है कि नहीं। मसाला डोसा भी डोसा है, मैसूर डोसा भी डोसा है, प्लेन डोसा भी डोसा है। कुछ लोग खाते हैं जो वो गोबर डोसा भी डोसा है तो डोसा ही। दाल, काली दाल, पीली दाल, है ना। और वो क्या होता है ऐसा, मक्खन वाली दाल को क्या बोलते हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हमारे बनती नहीं, दाल मखनी, है ना, वो भी तो दाल है तो दाल ही। तो वैसे ही आप ऐसे समझिए कि जो जीन है, जीन अगर उससे जो उत्पाद बन रहा है वो बढ़िया उत्पाद बन रहा है तो उसको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और अगर रिसेसिव उत्पाद बन रहा है, अप्रभावी, मजा नहीं आ रहा है, तो क्या कह दिया, स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया। बस इतनी सी बात है भाई, बस इतनी सी बात है भाई, समझो बात को, इतनी सी ही बात है भाई। मतलब जीन का एक रूप ये है तो ये भी तो जीन ही हुआ ना। पहले तो ये समझो कि जीन और एलील अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। जो लोग गोबर डोसा खाते हैं भाई वो कमेंट कर रहे हैं ठीक है ना, बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं। बता मुझे, अगर मैं कह रहा हूं
कि ये जीन का एक रूप है, तो ये भी तो जीन ही है कि नहीं बताओ? हाँ, जैसे पनीर में मटर पनीर, शाही पनीर, खोया पनीर, काजू पनीर, पनीर दो प्याजा, टकटकी पनीर, पनीर लबाबदार पनीर, ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब तो क्या बेटा, होटल में काम करना बंद कर दिया ना, तो इतनी स्पीड में बोल नहीं पाते। पहले बहुत तेज बोलते थे, पहले बहुत तेज बोलते थे बेटा जब होटल में काम करते थे। हाँ, और क्या, पीली दाल काली दाल, छोला पनीर, सही बात है। और क्या, तुम आलू पनीर खा लो, हमसे क्या मतलब, हम पे तो हो ही ना। पनीर वनीर तो स्पेशल सब्जी होती है भाई, कभी कभी बनती है यार। पनीर वनीर तो स्पेशल सब्जी होती है, कभी कभी बनती है। अरे तुम लोग भाई कहाँ चले गए? ये बात समझ में आई ना कि जो जीन और एलील है वो एक ही बात है? ये समझ में आया कि नहीं? पहले तो ये समझने की कोशिश करो। हाँ, तो वो यही मतलब है, बिलोंगिंग टू ईच अदर। जैसे मान लो हाइट वाला जीन है, तो उसका एक रूप हो सकता है कैपिटल टी, उसका एक रूप हो सकता है स्मॉल टी। ये दोनों क्या कर रहे हैं बेटा? हाइट को ही तो डिसाइड कर रहे हैं। ये दोनों हाइट को ही तो डिसाइड कर रहे हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तभी तो लिखा हुआ है एलिलोमॉर्फ का मतलब बिलोंगिंग टू ईच अदर। तभी तो ये लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू ईच अदर। ये कैपिटल टी भी हाइट का ही क्या करेगा? निर्धारण करेगा। और ये स्मॉल टी भी हाइट का ही निर्धारण करेगा। दोनों एक जैसे ही तो हैं, दोनों एक जैसे ही तो हैं। बस जब कैपिटल टी है तो पता चला जीन कुछ इस तरीके से है, जीन का अनुक्रम कुछ इस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। जीन का अनुक्रम कुछ इस तरीके से है कि प्लांट की हाइट ज्यादा हो जा रही है, प्लांट की जो हाइट है वो ज्यादा हो जा रही है। और अगर स्मॉल टी वाला जो जीन है उसमें जीन का अनुक्रम कुछ ऐसा है कुछ ऐसा हो जा रहा है कि प्लांट की हाइट कम रह जा रही है, प्लांट की जो हाइट है वो कम रह जा रही है। ठीक है ना? जीन का ही रूप है बेटा वो, एलील जो है वो जीन का ही रूप है, चीज याद रखिएगा। अब बात यह है कि जो अलग अलग प्रकार के युग्म विकल्पी उत्पन्न होते हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के एलील उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं? कैसे? HOW, हाउ। तो आप कहेंगे किसी भी जीन के विविध रूप, किसी भी जीन के विविध रूप, किसी भी जीन के विविध रूप, किसी भी जीन के विविध रूप यानी कि एलील, ये जो अलग अलग एलील फिर पाए जाते हैं, यानी जीन का एक रूप है कि A1, जीन का दूसरा रूप है A2, A3। ये जीन का एक रूप है A1, ये जीन का एक रूप है A2, ये जीन का एक रूप A3, और आपस में ये क्या है? अलग अलग एलील है। सिंपल, SIMPLE मोहित भाई, SIMPLE, सिंपल। ठीक है भाई, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। अखिलेश भैया की वाइफ का नाम डिंपल है। क्या करवा रहे तुम लोग मुझसे यार, हैं? पढ़ो चुपचाप, कैसी बातें कराने लगे हो भाई। ठीक है, किसी भी जीन के विविध रूप उत्परिवर्तन से जनित होते हैं या उत्परिवर्तन के कारण बनते हैं। किसी भी जीन के विविध रूप उत्परिवर्तन के कारण, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं, उत्परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं। एवं एवं समजात गुण सूत्रों में, समजात गुण सूत्रों में, समजात गुण सूत्रों में समान स्थान पर पाए जाते हैं। समान स्थान यानी कि सेम लोकस, समान स्थान यानी कि सेम लोकस पर पाए जाते हैं।
या ऐसे लिख देते हैं कि उपस्थित होते हैं, पर उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। जैसे बच्चों आप देखो यहां पर हम लोग क्या करें, ऐसे मान लो एक क्रोमोजोम बनाए, ध्यान से समझना। ये ऐसे, तो यहां पर मान लो ऐसे लिखा हुआ है कि ये जो है ये सेम पॉइंट पर है। तो ये मान लो क्या सेम क्रोमोजोम है, तो यहां पे लिखा है ए, यहां पे लिखा है स्मॉल है, यहां पे लिखा है ए डैश, और यहां पे लिखा हुआ है A1। तो इससे क्या पता चलेगा, इससे क्या पता चलेगा कि ये जो हैं ये सब जो है एक ही जीन के भिन्न भिन्न एलील हैं। बोल सकते हैं बेटा शिवम, बोल सकते हैं। और तुम सुन क्या रहे हो इतनी देर से, इतनी देर से तुम सुन क्या रहे हो, और क्या बता रहा हूं मैं। नीरज यादव करे साइकिल के दीवाने, हाँ साइकिल टूट गई थी। ठीक है भाई, चलो। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं बताइएगा जरा। आप कहेंगे इस केस में अगर आप देखो कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, ए डैश और A1, या इसको ए डैश लिख देते हैं ना, ए डैश लिख देते हैं, चार बनाने अगर, तो इसको क्या कह सकते हैं, ए डैश, ए डैश, ए डैश। एक ही जीन के विविध रूप हैं या एक ही जीन के विभिन्न एलील हैं, एक ही जीन के विभिन्न एलील हैं, एक ही जीन के विभिन्न एलील हैं। समझो बेटा आप इस बात को। लेकिन 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 जैसे मान लो कुछ इस तरीके से हो जाए भाई, क्योंकि हम तो अक्षरों से रट रहे हैं ना आजकल, हम तो रट ले रहे हैं अक्षरों से। अब इसमें देखो जरा भाई ध्यान से, यहां पे लिखा है ए और यहां पे लिखा है स्मॉल ए, ये ऐसे। नॉर्मली तो हम यही रटते हैं ना कि कैपिटल है और स्मॉल है एक ही जीन के विभिन्न विभिन्न एलील है। अरे भाई ये तो हमने नाम दिया इनको, ये तो कैपिटल स्मॉल हमने नाम दिया। यहां पे बताओ, नॉर्मली जो तुम लोग रट लेते हो कि कैपिटल टी स्मॉल टी सेम जीन का ही एलील होगा, ये तो हमने बात करी ना मित्रों। आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों सेम जीन के एलील होंगे क्या, क्या ये दोनों सेम जीन के एलील होंगे क्या बेटा। ये मान के चलना कि ये समजात गुणसूत्र है। अब इसमें बताओ बेटा यहां पर, नीट एस्पिरेंट भैया मैं तो डर गया, नीट एस्पिरेंट भैया मैं तो डर गया भैया यार, मेरी जवान टूट गई, मेरे मुंह से निकल गई भैया, भैया सॉरी, भैया सॉरी भैया, नीट एस्पिरेंट भैया सॉरी, नीट एस्पिरेंट भैया। बस इतना बता दो कि आज ये क्लास लेने के बाद मैं अपने घर से बाहर निकलूं या ना निकलूं, हैं नीट एस्पिरेंट भैया, बस इतना बता दो कि मैं आज ये क्लास लेने के बाद यहां से बाहर निकलूं या ना निकलूं। बताओ तो, नीट एस्पिरेंट भैया बता दो भैया, घर पे चुपके रहूं या मैं बाहर निकल सकता हूं अपने यार दोस्तों से मिलने, घूमने फिरने,
हम्म। तुम्हें हर चीज में राजनीति दिखती है बेटा, तुम्हारे मन में गंदगी भरी है, तुम्हारे मन में। हमने तो बहुत बच्चे पढ़ा लिए, कुछ बच्चे पढ़ाए, कुछ तुम्हारे जैसे ढोर भी पढ़ाए, कुछ डॉक्टर बने, कुछ नहीं बन पाए, कुछ टीचर बन गए। ठीक है ना। और जो तुम लिख रहे थे कि सर राजनीति मत घुसाओ क्लास में, औकात में, देखो बेटा मेरी औकात क्या है ये तुम रहने दो, तुम्हारी औकात बताता हूं मैं। एक तो तुम्हारी औकात ये है कि तुम औकात शब्द एक जैसा नहीं लिख पाए है ना। तुम्हारी औकात ये है कि तुम औकात शब्द एक साथ नहीं लिख पाए, क्योंकि तुम्हें पता था वो एआई इनेबल्ड है, अभी अभी ब्लॉक हो जाओगे। और दूसरा तुम्हारी औकात ये है कि तुम अपने रियल नेम के साथ पब्लिकली आ भी नहीं सकते, तुम अपने रियल नेम के साथ पब्लिकली आ भी नहीं सकते। तुमने यहां पे भसड़ मचाने के लिए नीट एस्पिरेंट रखा हुआ है अपना नाम। तो राजनीति तुम कर रहे हो मेरे भाई, मैं नहीं। और जिस दिन राजनीति करनी होगी मेरे भाई, उस दिन तुम रोक लोगे क्या? बताओ, तुम रोक लोगे क्या मुझे? तुम रोक लोगे कि कोई रोक लेगा? कभी सोचना, जरा ठंडे दिमाग से सोचना कि तुमने जिसके बारे में लिखा है कि राजनीति मत घुसाओ सर क्लास में, औकात में, बस इतनी सी औकात है भाई, बस इतनी थी तुम्हारी, दिखा ली, हो गया। अब पढ़ लो, अब पढ़ लो भाई, कुछ बन जाओगे तो समाज में पूछ होगी। बाकी जिनके साथ तुम फोटोएं डालते हो ना, जहां तुम्हारे संपर्क हैं, वहां संबंध है अपने। और फिर रजत भाई तो बोल के गए ही हैं, मतलब बिग बॉस के अंदर, कि कोई आए कहीं से आए कद्दू फर्क नहीं पड़ता, देख लेंगे सबको। रजत भाई ने बोला है, सिंपल सी बात है भाई चलो इधर आओ, इधर आओ। नहीं नहीं, ऐसे मत किया करो बेटा, बैच में ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। मुझे बस इतना बताओ आप, है ना, मुझे सिर्फ आप इतना बताओ। जैसे इसीलिए मैं खुद बहुत बच के रहता हूं। लास्ट ईयर क्या है, एक तो मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है। लास्ट ईयर में कभी कभी क्या किया करता था, मैं वो मिमिक्री कर देता था पीएम साहब की। हालांकि बच्चे बहुत पसंद करते थे, बच्चे जो है मुझे वो रिक्वेस्ट करते थे कि सर आप आज मिमिक्री करो ना, लेकिन मैं नहीं करता कि ठीक है कोई बात नहीं चलो आओ पढ़ाई करते हैं भाई, पढ़ाई करते हैं। हाँ तुम लोग मेरे बारे में ऐसे ही लिखो। अभी मैं विष्णु सर को बुला लूंगा भाई साहब, वो अपनी सारी बकरियां लेके आ जाएंगे। और वे सारी बकरियां ना भाई साहब, लोग बकरियां एकदम जो है बकरियों की सेना लेके जाएंगे, मैं और विष्णु सर। दीवान दीवान सर को भी बुला लेंगे, दीवान सर तो वहीं लंबे चौड़े भाई साहब। चलो, अब जैसे यहां पर देखो ये कैपिटल ए लिखा हुआ है और ये स्मॉल ए लिखा हुआ है, इधर ध्यान से देखो बेटा। जैसे यहां पर अगर आप देखो ये कैपिटल ए ये स्मॉल ए, तो क्या इस केस में हम कैपिटल ए और स्मॉल ए को ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही जीन के दो अलील हैं? बोलो भाई ये बताओ पहले, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए क्या एक ही जीन के दो एलील होंगे या नहीं होंगे? बस इतना बताओ। नहीं होंगे, क्योंकि ये सेम लोकस पे, इधर देखो ये सब समझात गुण सूत्र हैं और ये सब सेम जगह पर प्रेजेंट हैं। यहां पर कैपिटल ए यहां, स्मॉल ए यहां। एक जीन के दोनों एलील कभी भी एक क्रोमोजोम में नहीं पाए जा सकते हैं। एक जीन के दोनों एलील कभी भी एक क्रोमोजोम में नहीं पाए जा सकते हैं, और वो भी जब वो एनाफेज की अवस्था में हो। अगर वो क्रॉसिंग ओवर के बाद का क्रोमोजोम है, तब तो फिर भी संभावना है कि यहां कैपिटल ए यहां स्मॉल ए पा लिया जाए, यहां कैपिटल ए यहां पर स्मॉल ए पा अरे यार कैसी कैसी बातें करते लोग दीवान तिवारी सर के बारे में, बम मारूंगा मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, इधर देखो भाई, इधर देखो, ये कैपिटल ए है, ये स्मॉल ए है भाई, है ना। तो यहां पे क्या है,
ये तो तब भी संभव है अगर अदरवाइज अगर वो एनाफेज का क्रोमोजोम है, ये एक क्रोमेटिड का बना हुआ अगर क्रोमोजोम है, तो मित्रों कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 एलील 3 एलील एक क्रोमोजोम में पाए जाएं। ठीक है ना? तो यहां पर लिखेंगे पढ़ाई करो भाई, कह रहा हूं सर वो नवरत्न यादव है। ठीक है, देखो मेरी बात भाई, बात समझो। मैं और नवरत्न भाई इस समाज के लिए मिलके लड़ें दे। आप बताइए, आप लड़ें दे कि नहीं लड़ें दे? मैं और नवरत्न भाई तो मिलके लड़ें दे। आप बताइए, आप भी लड़ें दे? ये जो अत्याचार हो रहा है गरीबों पर, आप उसमें लड़ें दे कि नहीं लड़ें दे? इतना बताइए। तो आप यहां पर कहेंगे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही जीन के 2 एलील नहीं है। एक ही जीन के 2 एलील नहीं है। एक ही जीन के 2 एलील नहीं है। अच्छा, ऐसे भाई यहां पर भी देख लो तुम जरा, यहां पर भी देख लो, इधर देखो जरा ध्यान से। एक ये क्रोमोजोम है भाई और दूसरा ये क्रोमोजोम है। यहां पर लिखा हुआ है कैपिटल ए और यहां पे लिखा हुआ है स्मॉल ए। अब बताओ, इस केस में बेटा ये जो दोनों हैं, इस केस में ये जो दोनों हैं, आप मुझे बताइए इस केस में ये जो दोनों हैं, क्या ये दोनों एक ही जीन के 2 एलील हैं क्या? आखिरी में बताओ भाई। ये जो आखिरी वाला केस है ये भी बताओ, क्या ये दोनों भी एक ही जीन के 2 एलील हैं क्या? बताओ भाई, क्या ये दोनों एक ही जीन के एलील हैं? नहीं है। एक बात बताओ मुझे, क्या ये दोनों क्रोमोजोम तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं क्या? हाँ भाई बच्चों, क्या ये दोनों क्रोमोजोम तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं क्या? क्या ये दोनों क्रोमोजोम तुम्हें एक जैसे दिख रहे हैं क्या? सर आप गैंगस्टर हो? नहीं बेटा, माफिया हूं, माफिया, बॉटनी माफिया। नहीं, तो भाई जो एक ही जीन के एलील हैं वो तो समजात गुणसूत्रों में देखो ना, सेम लोकस पे पाए जाते हैं, सेम जगह पे पाए जाते हैं। यहां देखने में जगह तो सेम लग रही है, लेकिन भाई जी ये गुणसूत्र ही समजात नहीं है, ये तो गुणसूत्र ही समजात नहीं है। तो आप कहेंगे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए एक ही जीन के 2 एलील नहीं हैं। एक ही जीन के 2 एलील नहीं हैं। एक ही जीन के 2 एलील नहीं है, ये वाली बात है भाई। ठीक है, ये है चक्कर मित्रों, ये है पूरा चक्कर। ठीक है, ये हो गया आपका एलील के बारे में। इसको देखिए फटाफट से, फिर आगे बढ़ा जाए। इसको बेटा फटाफट से देखिए, फिर आगे बढ़ा जाए। यहां तक फटाफट से देखिए मित्रों, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े भाई। चलो, अब जब आप एलील के बारे में पढ़ते हैं तो 2 शब्द आपको अक्सर पढ़ने को मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा प्रभावी युग्म विकल्पी। एक क्या मिल जाएगा बेटा? प्रभावी युग्म विकल्पी। प्रभावी युग्म विकल्पी, इंग्लिश में कह देते हैं डोमिनेंट एलील। इंग्लिश में कह दिया जाता है डोमिनेंट एलील, अर्थात प्रभावी युग्म विकल्पी, डोमिनेंट एलील। डोमिनेंट एलील वो होता है बेटा जो समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी, जो
समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, जो समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में, दोनों अवस्थाओं में खुद को प्रदर्शित करे, खुद को प्रदर्शित करे, खुद को प्रदर्शित करे। ठीक है भाई, जो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी दोनों अवस्थाओं में खुद को प्रदर्शित करे। बच्चों जैसे कैपिटल टी लिखा हुआ है, कैपिटल टी, फिर भी पौधा कैसा है बेटा, लंबा है। और कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा हुआ है, फिर भी पौधा कैसा है, लंबा है भाई जी। तो आप क्या देख रहे हैं कि वह युग्म विकल्पी जो समयुग्मजी अवस्था में भी खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है, खुद को व्यक्त कर पा रहा है, खुद को प्रदर्शित कर पा रहा है, और समयुग्मजी के साथ साथ विषम युग्मजी अवस्था में भी, विषम युग्मजी अवस्था में भी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी क्या कर रहा है बेटा, खुद को प्रदर्शित कर रहा है, वो प्रभावी है। बेटा दूसरा पढ़ेंगे अप्रभावी युग्म विकल्पी, अप्रभावी युग्म विकल्पी, अप्रभावी युग्म विकल्पी। और बेटा जो अप्रभावी युग्म विकल्पी है उसको इंग्लिश में कह देंगे रिसेसिव एलील। उसको इंग्लिश में क्या कह दिया जाएगा बेटा, रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील कह देंगे। रिसेसिव एलील क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है रिसेसिव एलील? आप कहेंगे जो केवल समयुग्मजी अवस्था में, जो केवल समयुग्मजी अवस्था में खुद को प्रदर्शित कर पाए, खुद को प्रदर्शित कर पाए या करे, ऐसा एलील बेटा जो केवल और केवल समयुग्मजी अवस्था में ही खुद को क्या कर पा रहा है, अभिव्यक्त कर पा रहा है, एक्सप्रेस कर पा रहा है, शो कर पा रहा है। जैसे स्मॉल टी अगर है तब तो पौधा क्या है, बौना। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इस बार पौधा बौना नहीं होता। कैपिटल टी स्मॉल टी वाला पौधा कैसा होता है, लंबा। ठीक है ना। तो जो आप कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हो, जैसे कि रिप्रेजेंटेशन वाली बात, कैपिटल टी, कैपिटल ए, कैपिटल वी, कैपिटल आर इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे, प्रभावी युग्म विकल्पी। लेकिन नॉर्मली हम इनको क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो स्मॉल टी, स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल आर इत्यादि, ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, अप्रभावी युग्म विकल्पी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, अप्रभावी युग्म विकल्पी हो जाएंगे, अप्रभावी युग्म विकल्पी हो जाएंगे भाई। बोलो भाई। ठीक है बेटा, चलिए तो आज हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक रखेंगे। एक बार यहां से देखना शुरू करो। बहुत छोटे छोटे टर्म थे, विविधता, वंशागति, आनुवांशिकता या विरासत, फिर उसके बाद कायिक विविधता, लैंगिक विविधता, उसमें भी सतत और असतत, फिर जीन, उसके बाद एलील, प्रेडोमिनेंट और रेसेसिव एलील। आज होमवर्क नहीं दे रहा मैं आपको, आज कोई होमवर्क नहीं मित्रों। बस आप क्या कर लेना, आप जो है अगर कुछ बैकलॉग है, 1 घंटा निकाल के कुछ बैकलॉग जो है बॉटनी का कवर कर लेना। डीपीपी रह गई पिछले चैप्टर की, वो सॉल्व कर लेना। पिछले चैप्टर का मॉड्यूल रह गया है तो उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। कल लेकिन बहुत ज्यादा होमवर्क मिलेगा भाई, ये भी याद रखना, कल जो है बहुत ज्यादा होमवर्क मिलेगा।
बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, लेक्चर रिवाइज करते रहिए, डीपीपी सॉल्व करते रहिए, एनसीईआरटी रीडिंग करते रहिए। आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए, खुद पर यकीन रखिए और हमेशा ध्यान रखिए जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे आई विल टेक इट ऑन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।